नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत देहरादून से। सबसे पहले खबर, जहां पर धामी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। शिक्षा विभाग, वन विभाग से जुड़े प्रस्ताव इस पर आने वाले हैं। पशुपालन, ऊर्जा निगम से जुड़े प्रस्ताव भी आज इस पर रखे जा सकते हैं। दोपहर 12 बजे से कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। सचिवालय में इस बैठक को रखा गया है। कैबिनेट बैठक में धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम प्रस्ताव आएंगे। वन विभाग, ऊर्जा निगम से जुड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग सचिवालय में रखी गई है। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो रखे जाएंगे। खास तौर पर जो अहम प्रस्ताव है उसमें शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव, वन विभाग, ऊर्जा निगम के प्रस्ताव आज यहां पर रखे जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे से कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। सचिवालय परिसर में बैठक को रखा गया है। और मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 63 करोड़ की मांग की है। सितारगंज जेल विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए और पंतनगर रुद्रपुर में इन्वेस्टर्स समिट कराने के लिए भी अपना प्रस्ताव रखा है। सीएम धामी ने विद्युत परिसंपत्तियों को आपदा क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने रानीखेत और लेंसडाउन छावनी क्षेत्रों को नगर पालिका में मिलाने, धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस सेवा में शामिल करने और वायुसेना सेवाओं पर देय शुल्क माफ करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने नंदा राजजात यात्रा के मुख्य मार्ग ग्वालदम वाण मोटर मार्ग के रखरखाव का जिम्मा आगे भी लोक निर्माण विभाग को देने की मांग की है। सीएम ने कहा कि ये मार्ग नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। रक्षा मंत्री ने सभी सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। और 12 साल बाद 2026 में शुरू होने जा रही नंदा राजजात यात्रा की तैयारी अब शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा की तर्ज पर इससे भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों को भी यात्रा के लिए आमंत्रित कर रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। चमोली के नौटी गांव से शुरू होने वाली नंदा राजजात यात्रा की तिथि का ऐलान अगले साल बसंत पंचमी पर किया जाएगा। 2014 के बाद ये यात्रा अब 2026 में हो रही है, जिसे लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। तीसरी बार मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा तैयारियों को लेकर सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रवासी उत्तराखंडियों को दिया जाएगा आमंत्रण, उनके घरों की मरम्मत कराएगी सरकार। गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। संबंधित ग्राम पंचायतों और निकायों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पैदल रास्ते, मोटर मार्ग, पुलों की मरम्मत और रंग रोगन किया जाएगा। ग्वालदम में मौसम पूर्वानुमान के लिए उपकरण लगेंगे। यात्रा के दौरान हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। और नंदा राजजात यात्रा भी हमारे पूरे राज्य का एक महाकुंभ जैसा है और उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। वहाँ का उसका अपना स्ट्रक्चर है, सड़कों की व्यवस्थाएं हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, पेयजल है, पार्किंग है, सभी प्रकार से हम उसको दुरुस्त करने पर काम कर रहे हैं। 17,500 फीट से ऊपर की ये यात्रा है और उसमें हर प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। यात्रियों की जो यात्री कम से 500 देव डोलियां चलती हैं, उन 500 देव डोलियों की जहाँ जहाँ पड़ाव है, लगभग 200 पड़ाव इसमें रहते हैं। 200 पड़ाव पर ठीक प्रकार व्यवस्था सुनिश्चित हो, उसके लिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव को हर महीने समीक्षा और गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर को हर हफ्ते ग्राउंड रिपोर्ट लेने को कहा गया है। देखिए, ये प्रवासियों के लिए राज्य सरकार कई स्कीम्स लागू कर चुकी हैं
और वो धरातल पे उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। लोग अपने अपने गांव में और अपने अपने क्षेत्रों में प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी प्रवासी हैं वो कई कार्य कर रहे हैं और ये नंदा राज यात्रा की भी तैयारी हमारी पूरी है। प्रदेश का अंतरिक्ष उपयोग केंद्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा मार्गों का सर्वेक्षण करेगा और इसी साल इन मार्गों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से डोलियां और श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं, इसलिए संबंधित सड़कों, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को भी ठीक किया जाएगा। दरअसल नंदा राजजात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान भी है, इसलिए सरकार किसी भी स्तर पर चूक नहीं चाहती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और रविवार को आर्यन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 7 लोगों की मौत हुई। उस हेलीकॉप्टर का आखिरी वीडियो न्यूज़ 18 के पास है। इस वीडियो में बाईं तरफ जो लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ। गुप्तकाशी से ये हेलीकॉप्टर सुबह ठीक 5:20 पर केदारनाथ हेलीपैड पहुंचा। 1 मिनट में हेलीकॉप्टर में पैसेंजर उतारे और बिठाए और ठीक 5:21 पर हेलीकॉप्टर यहां से गुप्तकाशी के लिए उड़ गया। लेकिन इसका सफर पूरा नहीं हुआ और करीब 6 मिनट के बाद 5:27 पर गौरीकुंड के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में टाइमिंग साफ साफ दिखाई दे रही है कि हेलीकॉप्टर कब केदारनाथ पहुंचा, कब यहां से उड़ा, और सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठ रहा है कि हेलीकॉप्टर इतनी जल्दी क्यों उड़ा, जबकि सुबह 6 बजे से पहले कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता है। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने मंगलवार को सिविल एविएशन अथॉरिटी की मीटिंग ली, जिसमें देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को लेकर बातचीत हुई। देहरादून और उधम सिंह नगर के डीएम ने कहा कि दोनों एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम चल रहा है और वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का रेगुलर ऑपरेशनल प्लान तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट रेगुलर चले, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से डेपुटेशन पर और बाकी आउटसोर्स के जरिए स्टाफ को रखा जाए। वहीं एविएशन अथॉरिटी के सीईओ सोनिका का पूरे राज्य में एयर कनेक्टिविटी प्लान तैयार करने को कहा गया, जिसकी अगली मीटिंग पे चर्चा होगी। और पंचायत चुनाव की अभी भले ही तारीख घोषित नहीं की गई हो, लेकिन जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर अभी से रस्साकशी शुरू हो गई है। हालात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने ऑब्जर्वर भेजकर उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में जुलाई महीने में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी और प्रभावशाली बॉडी है जिला पंचायत, जिसकी एक सीट 12,000 की आबादी पर होती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 4 से 5 तक जिला पंचायत सीटें आती हैं। यही वजह है कि इस पद पर सबकी नजर है। आम दावेदारों से लेकर मौजूदा विधायक, मंत्री और 2027 की तैयारी में जुटे नेताओं तक हर कोई चाहता है कि उसका समर्थक चुनाव लड़े, ताकि 2027 में जब वो चुनाव लड़े तो उसे मजबूत समर्थन मिल सके। बहुत सिंसियर वर्कर है, बहुत जनता के बीच में काम करने वाला है, तो उसका बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, वो बहुत उसका लाभ मिलता है। और थोड़ा सा कभी कभार ऐसे लोग आ जाते हैं जो बनने के बाद फिर कुछ अलोकप्रिय हो जाते हैं, तो उनकी वजह नुकसान भी होता है। पार्टी के लिए ये स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में भी आखिरी लड़ाई तो पोलिंग बूथ पे होती है, और पोलिंग बूथ इन्हीं गाँव से उठ के आते हैं, इन्हीं नगर निकायों से उठ के आते हैं, तो इसलिए इसके महत्व को तो कम करके आंका ही नहीं जा सकता। और इससे एक अंदाज भी लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में लोग किस प्रकार अपना राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। राजनीतिक दल इसे किसी सामान्य पंचायत चुनाव की तरह नहीं देख रहे हैं। वे जानते हैं कि जिला पंचायत के जरिए 2027 की बिसात बिछाई जा सकती है। इसलिए जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों के लिए बाकायदा बीजेपी और कांग्रेस ऑब्जर्वर भेजकर दावेदारों के नामों का पैनल बनाना चाहती है।
ताकि कार्यकर्ताओं में तो एकजुटता बनी रहे और समर्थक नेताओं के बीच टकराव से भी बचा जा सके। जैसे ही कल अंतिम रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम लोग अपने प्रेक्षक को हर जिला पंचायत वार्ड में भेजने वाले हैं। वहाँ जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे शक्ति केंद्र के संयोजकों से लेकर और उस जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे प्रदेश तक के कार्यकर्ता की राय शुमारी के बाद एक पैनल बनेगा। उस पैनल के बाद फिर हम लोग यहाँ पर प्रदेश तक में उसकी जो टोली है, वो टोली में बैठते हुए विधिवत रूप से हर जिला पंचायत वार्ड के लिए अपने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हम घोषित करेंगे। दरअसल चुनाव भले ही गांव की सरकार का हो, लेकिन नजर सबकी 2027 पर है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जिसके सबसे अधिक समर्थक जीत कर आएंगे, 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी राह उतनी ही आसान मानी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ पटरी का भी निरीक्षण किया। साथ ही पैदल कांवड़ यात्रा के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, कांवड़ एक बड़ा इवेंट है और हरिद्वार जनपद के लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहता है, तो उसमें महीनों पहले तैयारियां हो जाती हैं। हम अभी उसी फेज में हैं। पूरी जनपद पुलिस हर एंगल पे इस पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने अपने देहात लेवल पे कांवड़ पटरी का विजिट है, डाइवर्जन प्लान है, कहाँ से हम हाईवे को क्या करेंगे, कहाँ पर असेंबलिंग एरिया होगी डीजे की, तो इन सारे पॉइंट पे हमने बात कर ली। तो हम पूरी तैयारियों के साथ हैं, क्योंकि ये तय है कि कांवड़ यात्री जो श्रद्धालु हैं, जो भोले हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन हर साल बढ़ते जा रही है। तो एक चैलेंजिंग के तौर पर हम इसको लेंगे और हमारी तैयारियां फुल फ्लैज मोड में चल रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए रुड़की से मनोज जोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए, कांवड़ यात्रा भारी संख्या में लोग जगह जगह से पहुंचते हैं हरिद्वार, और ऐसे में एक बड़ी तैयारी प्रशासन को करनी पड़ती है। तो किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह की सुविधाओं के साथ इस बार कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी? जी, मैं आपको बता दूं कि 11 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू होगी उसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। रोड मैप हो, रोड किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, क्या क्या पॉइंट बनाया जाए, किस तरीके के एडिशनल जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए, तमाम से रोड मैप। और जो पुलिस की बैठक लगातार हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो बैठकें की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो शिव भक्त हैं पैदल यात्रा भी करते हैं, तो उनके सुविधा के लिए किस तरीके से मार्गों में व्यवस्था की जाए, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो टॉयलेट की हो, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था, तमाम सी व्यवस्थाएं किसमें कोई चूक ना हो, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ पे जो शिव भक्त आते हैं उनकी व्यवस्था देखना एक पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और जो यूपी और उत्तराखंड दोनों पुलिस और प्रशासन एक समन्वय के एक आपस में तालमेल के साथ बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि जो खासतौर पर डीजे की तो डीजे पे कई बार विवाद भी हो जाता है। पिछली बार कई बार मारपीट हुई थी, और उसको लेकर किस तरीके से उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, चाहे यूपी में हो चाहे उत्तराखंड में हो। और जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य तक एक शांतिपूर्ण तरीके से जाए और कोई माहौल खराब ना हो। खासतौर पर इस मेले में एक बहुत बड़ी बात होती है, जिस तरीके से कई लोग आजकल आप भी साफ देख रहे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में जो हुड़दंग मचा रहे हैं, उसी तरीके से कांवड़ यात्रा में कई लोग हुड़दंगी आते हैं और जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश करते हैं। उसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार उन लोगों को चिन्हित करेगी, उन लोगों पर लगाम कसेगी, और उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस एक अभी से पूरी तैयारी कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चलेगी 11 जुलाई से लेकर और 23 जुलाई को जल है, तो उसको लेकर पुलिस किसी भी तरह से इन 10-12 दिनों में कोई ऐसी घटना ना हो या कुछ ऐसा बड़ा ना हो, उसको लेकर तमाम सी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उसको करने में जुटी हुई है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात मौसम की करें तो उत्तराखंड में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही देहरादून, टिहरी के भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। और दुनिया का सबसे बड़ा पंचेश्वर बांध कब अस्तित्व में आएगा?
ये कह पाना तो कठिन है, लेकिन प्रस्तावित बांध के कारण नेपाल से सटे इलाकों में विकास योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही है। हालात ये है कि पंचेश्वर बांध डूब क्षेत्र होने के कारण बॉर्डर की दर्जनों योजनाएं यहां पर दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। पांच नदियों के संगम पंचेश्वर में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। काली नदी में बनने वाली इस परियोजना को लेकर जनसुनवाइयां 2017 में ही पूरी हो गई हैं। यही नहीं, भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर बांध निर्माण को लेकर अधिकांश मुद्दों पर एक राय भी नहीं बन पाई है। बावजूद इसके मामला रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा है। परियोजना के अधर में लटकने से बॉर्डर इलाकों में बनने वाली अन्य विकास योजनाओं का पहिया भी पूरी तरह जाम है। के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये हो गया है कि वो पंचेश्वर बांध की वजह से वहाँ पे न सड़क है, न वहाँ शिक्षा है, न वहाँ पे स्वास्थ्य है और न वहाँ पे नेटवर्किंग है। तो वहाँ के लोग इस पंचेश्वर बांध के चलते आज 19वीं सदी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। पंचेश्वर बांध में 134 वर्ग किलोमीटर का इलाका डूबना है। बांध के इसी डूब क्षेत्र में जहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन प्रस्तावित है, वहीं सामरिक नजरिए से अहम टनकपुर जौलजीबी रोड भी बननी है। यही नहीं, झूलाघाट में भारत नेपाल को जोड़ने वाला मोटर पुल भी प्रस्तावित है। लेकिन डूब क्षेत्र में आने के चलते ये तीनों बड़ी विकास योजनाएं कई चरणों में अटकी हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में और सारे विकास कार्यों की पुष्टि हुई है, काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। अगर किसी काम में कोई परेशानी हो रही तो उसको मेरे को तो लगता नहीं, मगर फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या आ रही तो वो समाधान जिले स्तर के अंदर हो जाते हैं। यही नहीं, काली नदी किनारे तटबंधों का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। हालात तो ये हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाएं भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। पंचेश्वर बांध डूब क्षेत्र में आने वाले 134 गांव के लोग स्थिति साफ होने का सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद न तो बांध निर्माण की दिशा में कुछ हो रहा है और न ही इस इलाके में कोई विकास कार्य हो पा रहे हैं। नतीजा ये है कि हजारों की आबादी खुद को विकास की दौड़ में काफी पीछे महसूस कर रही है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां पर छरबा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 100 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। दरअसल छरबा क्षेत्र को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है। औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा के बाद चयनित क्षेत्र के आसपास की जमीन पर भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग शुरू की। मामले की शिकायत मिलने पर एमटीडीए ने एक्शन लिया। उत्तराखंड में खेलों को लेकर अब सरकार गंभीर दिखाई दे रही है और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब तक जिस सुविधाओं का लाभ सिर्फ स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मिलता था, वो अब प्रदेश के हर खिलाड़ी के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन जिसके लिए विभाग ने एक शुल्क व्यवस्था रखी है। खेल विभाग ने तय किया कि क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग से लेकर टेबल टेनिस और स्विमिंग जैसे खेलों के लिए अब हर इच्छुक खिलाड़ी मैदान बुक कर पाएगा, जिसके लिए विभाग ने शासन को एक टैरिफ चार्ट भी भेजा है, जिसे सरकार जल्द लागू करने वाली है। बनाया हुआ है इसमें, जैसे यहाँ पे हम 400 रुपये घंटे के हिसाब से रख ले रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी एक अलग रेट बना हुआ है। इसका हम लोग बल्क बुकिंग का भी प्लान कर रहे हैं, मंथली मेंबरशिप और एनुअल मेंबरशिप का भी प्लान कर रहे हैं। जल्दी ही हम लोग जैसे हमारे वित्त से फाइल आती है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट। मेरा गवर्नमेंट से ये एक अनुरोध है कि उत्तराखंड में जितने भी लोग जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो अच्छे धावक है, जो वो बहुत बेसिक फैमिलियों से आते हैं, तो अगर उनके लिए फीस का भी इस तरह से अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके ऊपर फीस लगाई जाए या फीस का प्रावधान रखा जा रहा है, तो बहुत नॉर्मल फीस होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। और रुड़की में महिला राइडर से अश्लील इशारे करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास आरोपी अब माफी मांगते नजर आए। आपको बता दें कि आरोपियों का महिला राइडर को अश्लील इशारे कर रहे थे, जिसका महिला राइडर ने युवकों की हरकत को मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। मंगला और कोतवाली में युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया और दूसरे फरार आरोपियों की इस वक्त तलाश कर रही है। निकल रही है भाई की बहुत।
और चमोली के मायापुर क्षेत्र में हरियाणा के यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच मामूली बात पर विवाद शुरू हो गया और फिर दोनों ही पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, जिसके बाद मामले की पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने हरियाणा के 6 यात्रियों को हिरासत में ले लिया है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। नैनीताल के सातताल में संरक्षित प्रजाति के पक्षी का शिकार करना प्रयागराज के पर्यटक को भारी पड़ गया। आरोपी अमित के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। रुड़की में नाली के विवाद में पड़ोसियों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। हल्द्वानी में जल्द ही अतिक्रमण पर कार्रवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने सिंचाई नहरों पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई कर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए जारी हुए आरक्षण के बाद सभी आपत्ति को मंगलवार को एसडीएम ने सुना। बागेश्वर जिला अस्पताल के पास एक रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पछवादून में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। बाहरी लोगों का सत्यापन न करवाने वाले 35 भवन स्वामियों के चालान काटे गए हैं। चंपावत में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। सरकारी कर्मचारियों के साथ विभिन्न संगठनों ने रैली निकाली। लोगों से नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया। एनसीसी ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति दीवान सिंह रावत को कर्नल रैंक की मानद उपाधि से नवाजा। चमोली के वाड़ा में 3 दिवसीय जेठ पूजाई मेला संपन्न हुआ। मेले में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। देहरादून में 18 जून से जूनियर नेशनल पिट्टू चैंपियनशिप का भव्य आगाज हो रहा है, जिसमें 21 राज्यों के पुरुष टीमें और 18 राज्यों की महिला टीमें भाग लेंगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे 8 बजे की खबरों के साथ।